स्वागत है मेरी दुनिया में। दोस्तों, स्प्लिंटर सेल पैंडोरा टुमोरो एक स्टील्थ गेम है जिसे यूबीसॉफ्ट शंघाई और यूबीसॉफ्ट मिलान ने मिलकर डेवलप और पब्लिश किया था। और इसी दौरान यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल, जो स्प्लिंटर सेल गेम के डेवलपर है, वो उस वक्त स्प्लिंटर सेल केओस स्टोरी पे काम कर रही थी, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, ये गेम इस फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट है। और दोस्तों, इस गेम का एक हाई डेफिनेशन रिमास्टर्ड वर्जन, जिसका नाम टॉम क्लैंसी स्प्लिंटर सेल पैंडोरा टुमोरो ही है, उसे 20 दिसंबर 2010 को प्लेस्टेशन नेटवर्क और प्लेस्टेशन 3 के लिए अनाउंस किया गया था। पहले मैं आपको इस गेम की स्टोरी बताऊंगा और आगे रिव्यू जाके अभी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप ये गेम खेलना चाहते हैं या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अल्फाइस और आप देख रहे हैं माई डिल वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस गेम का मेन कैरेक्टर सैम फिशर ही है, जो एनएसए के थर्ड एशेलॉन के लिए एक स्पेशल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। दोस्तों, इस गेम में सैम फिशर की आवाज़ माइकल आयरनसाइड ने दी है। दोस्तों, सिर्फ इस गेम के लिए लैम्बर्ट की आवाज़ डेनिस हैस्बर्ट ने दी थी और इसके अलावा बाकी गेम्स में लैम्बर्ट की आवाज़ डॉन जॉर्डन ने दी थी। दोस्तों, इस गेम में वही कॉन्सेप्ट है जहां कोर टीम में हमें सैम, लैम्बर्ट और ग्रीम देखने को मिलते हैं और हर बार की तरह इस टीम में एक नया पर्सन ऐड किया जाता है ताकि वो बाकी का काम संभाल सके और सैम को असिस्ट कर सके। इस बार इस टीम में डीपी ब्रंटन को एज अ इंटर एजेंसी कंसल्टेंट ऐड किया गया है। दोस्तों, गेम की स्टोरी की शुरुआत होती है मार्च 2006 से, जहां एक एशियन कंट्री इस टाइमर हाल ही में इंडिपेंडेंट हुआ था। और दोस्तों, इस देश की मिलिट्री को ट्रेनिंग देने के लिए यूएस ने अपनी मिलिट्री को वहां भेजा था ताकि इस टाइमर की मिलिट्री इंडोनेशिया के एंटी सेपरेटिस्ट ग्रुप से लड़ सके। इंडोनेशिया के सारे मिलिशिया में सबसे बेस्ट मिलिशिया का नाम डारा डैन डो था, जिसका इंग्लिश मतलब था ब्लड एंड प्रेयर, और इसका लीडर था सुहादी सडानो। अब दोस्तों, स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले सडानो के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सडानो एक ट्रेंड CIA ऑफिसर था जिसे कम्युनिज्म रोकने के लिए उस जगह भेजा गया था, लेकिन इस टाइमर के लिए यूएस का सपोर्ट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो इस टाइमर के अगेंस्ट होकर इंडोनेशिया के साथ मिल गया। फिर सडानो ने बहुत सारी जगह पे सुसाइड बॉम्बिंग करवाई और साथ ही में उसने दिल्ली में मौजूद यूएस एम्बेसी पे भी अटैक किया, जिसके बाद उसने यूएस के बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया, जिसमें डगलस सैटलैंड भी शामिल था, जो सैम फिशर का बहुत ही पुराना दोस्त था। जब सैम को इस बारे में पता चला तब डगलस को ढूंढने के लिए वो एम्बेसी में आया और साथ ही वो डारा डैन डाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहा था। इस मिशन के दौरान सैम को डीपी ब्रंटन से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि आपको पता होगा कि एक इंटर एजेंसी कंसल्टेंट है। उसने सैम को वार्निंग दी कि किसी भी कैदी की जान नहीं जानी चाहिए। जब सैम डगलस से मिला तो डगलस से सैम को ये पता चला कि डगलस वहाँ उस एम्बेसी के सारे डाटा को डिलीट कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ का सिक्योरिटी कंसल्टेंट था और डाटा डिलीट करने से पहले उसने कुछ मैसेजेस के बैकअप बना लिए थे, जिसके बाद सैम उन मैसेज को रीड करता है, लेकिन वो इनक्रिप्टेड थे। फिर थर्ड एशेलॉन को ये पता चलता है कि उन कैदियों में से एक इंडोनेशियन लिंग्विस्ट है जिसका नाम इंग्रिड है और वो इस मैसेज को पढ़ सकती है। दोस्तों, यह लिंग्विस्ट वो होता है जो दूसरे फॉरेन लैंग्वेज जानता हो। इंग्रिड की मदद से उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के बाद उन्हें क्रायोजेनिक लैब का लोकेशन मिलता है जो पेरिस में होती है। इसके बाद फिशर का मिशन पूरा हो जाता है और यहाँ यूएस के डेल्टा फोर्स एम्बेसी को बचा लेती है। ये समय सडानो बच के निकल जाता है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स इंडोनेशिया में एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करती है ताकि वो लोग सडानो को पकड़ सके। लेकिन इस चीज़ को लेकर इंडोनेशियन गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करती है क्योंकि वो इनडायरेक्टली सडानो को बचाना चाहती थी। फिर सैम उस क्रायोजेनिक लैब में जाता है, जहाँ के डाटाबेस को एक्सेस करने के बाद थर्ड एशेलॉन को 8 लोगों के बारे में पता चलता है जो कि बिल्कुल कंगाल थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ND-133 स्टोरेज डिवाइस के लिए खुद को बुक किया था। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नेवरी डी स्पिरिट 133 डिग्री केल्विन, जिसको बॉक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने स्टोरेज डिवाइस को इसलिए बनाया था ताकि ह्यूमन ब्रेन को निकाल कर उसे स्टोर करके रखा जा सके, ताकि भविष्य में वो दोबारा जिंदा हो सके। जब सैम स्टोरेज एरिया में जाता है तब वो देखता है कि बहुत सारे दिमाग बाहर फेंके हुए थे और ये देख के वो समझ जाता है कि क्राइसिस के दौरान CIA एजेंट नॉर्मल सॉथ ने उन सारे बिल में से ND-133 स्टोरेज डिवाइस को चुरा लिया था, लेकिन ऐसा क्यों ये किसी को पता नहीं था। फिर सैम वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है जिसका नाम फ्रैंकोइज होता है और फ्रैंकोइज सैम को नॉर्मन का पिक दिखाता है जो उसने तब खींची थी जब नॉर्मन सारे स्टाफ मेंबर्स को मार रहा था। इससे ये कन्फर्म हो गया था कि नॉर्मन ने स्टोरेज डिवाइस को चोरी किया है। इसके बाद सैम वहाँ से बाहर निकलता और अगले दिन न्यूज़ ये आती है कि यूएस ने और सैनिक इस टाइमर में भेजी है
और ये भी पता चलता है कि इस टाइमर में जो अटैक हुआ था उसके लिए सिर्फ सेडानो ही जिम्मेदार नहीं है। फिर 2 अप्रैल 2006 को थर्ड एशेलॉन नॉर्मन का लोकेशन ट्रैक कर लेती है, जिसके बाद सैम एंड ट्रेन हाईजैक करके नॉर्मन से मिलने जाता है। नॉर्मन ये कहता है कि वो सेडानो के प्लान का हिस्सा था और वो उसके साथ काम नहीं करता। फिर नॉर्मन के लिए कॉल आता है और वो उसे अटेंड करने जाता है और नॉर्मन सैम को छुपे रहने का एडवाइस देता है। इसी बहाने सैम को नॉर्मन का लैपटॉप मिल गया था और उस मौके का फ़ायदा उठाकर सैम लैपटॉप का एक्सेस थर्ड एशेलॉन को देता है और इसी वक्त लैम्बर्ट सैम से रिक्वेस्ट करता है कि वो नॉर्मन के कॉल को सुने। सैम उस कॉल को रिकॉर्ड करके ग्रिम को भेज देता है ताकि वो उसे डिक्रिप्ट कर सके और सैम ट्रेन छोड़ के भाग जाता है। फिर न्यूज़ आती है कि अमेरिकन और इंडोनेशियन गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो रही है, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स का इंडोनेशिया में आना इंडोनेशियन गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर 5 अप्रैल 2006 को थर्ड एशेलॉन जेरूसलम पहुंचती है, क्योंकि उन्हें नॉर्मन के लैपटॉप से ये पता चला था कि नॉर्मन ने एक चैरिटी में बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया है, लेकिन उस अमाउंट को जेरूसलम में मौजूद एक टेररिस्ट ग्रुप यूज़ कर रहा है। फिर कोइन से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सैम आगे बढ़ता है और सऊल से मिलकर उससे SC-20K गन लेता है। फिर डालिया ताल की तलाश में सैम आगे बढ़ता है, जो उस टेररिस्ट ग्रुप के बारे में जानती थी। वो बताती कि नॉर्मन ने एक बायोलॉजिकल वेपन लिया था और उस बायोलॉजिकल वेपन को नॉर्मन ND-133 स्टोरेज डिवाइस की मदद से ट्रांसफ़र करने वाला है। फिर उस डील के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए डालिया सैम को उस वेयरहाउस का रास्ता दिखाती है जहाँ पर यह डील हुआ था। वो सैम को वेयरहाउस के एंट्रेंस तक पहुँचाने के बाद अलग हो जाती है और इससे पहले वो लोग अलग होते हैं। लैम्बर्ट सैम को ऑर्डर देता है कि वो उसे मार दे, लेकिन सैम ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो किसी नियत्ती औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। उस बायोलॉजिकल वेपन को लेने के बाद सैम वहाँ से बाहर आता है और जब डालिया सैम पे गोलीबारी कर रही थी तब उसी गोलीबारी में सैम डालिया को मार देता है। इसके बाद न्यूज़ आती है कि अमेरिकन सोल्जर्स को इंडोनेशिया से बुला लिया गया है और वहीं दूसरी तरफ टेक्सास में कुछ स्मॉल पॉक्स के केसेस देखने को मिले। ये सब के बाद थर्ड एशेलॉन को ये पता चल जाता है कि सेडानो ने एक प्लान बनाया जिसका नाम है पेंडोरा टुमोरो, और इसमें हुआ ये कि सेडानो ने अमेरिका के बहुत सारे जगह में ND-133 बायोलॉजिकल बॉम्ब्स रखे हैं जिसमें स्मॉल पॉक्स के वायरसेस हैं। हर 24 घंटे में सेडानो एक एन्क्रिप्टेड कॉल करता है ताकि वो हर बॉम्ब कैरियर से वायरस के रिलीज़ को डिले कर सके, और ये सबसे होगा ये कि अगर उसे मार दिया गया या फिर पकड़ भी लिया गया तो वो कॉल करके वायरस के रिलीज़ को डिले नहीं कर पाएगा, जिससे लाखों अमेरिकन मारे जाएंगे। इसीलिए सेडानो लड़ाई में सबसे आगे खड़ा होकर लड़ रहा था, और जब यूएस समझ गई कि इसे मारना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए यूएस ने अपने सारे सोल्जर्स वापस बुला लिए। यहाँ नॉर्मन ने भी ND-133 स्टोरेज डिवाइस को चुराया था ताकि स्मॉल पॉक्स के वायरस को आसानी से यूएस में ले जाकर रिलीज़ किया जा सके। सेडानो सिचुएशन का फ़ायदा ना उठा पाए, इसलिए फिशर को इंडोनेशिया में भेजा गया ताकि वो स्मॉल पॉक्स बॉम्ब्स के लोकेशन का पता लगा सके, जिससे सेडानो को पकड़ने का काम आसान हो सके। सैम सेडानो के प्लेन में बॉम्ब लगा देता है और बॉम्ब का लोकेशन पता करने के लिए वो उसका पीछा करता है। फिर जब सेडानो के कंप्यूटर का एक्सेस देने के बाद सैम वहाँ से निकलता है, तब इस काम में सेटलैंड उसकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी डिस्प्लेस इंटरनेशनल सैम की मदद करती है। पूरे मिशन के दौरान सैम ने सारे बम का लोकेशन निकाल लिया था, जिसके बाद उन बम को न्यूट्रलाइज करने के लिए शैडोनेट स्पाइस को भेजा गया। सारे बम को न्यूट्रलाइज करने के बाद NSA डिसाइड करती है कि वो लोग सेडानो को जिंदा पकड़ेंगे बजाय उसे जान से मारने के, क्योंकि जब स्प्लिंटर सेल के पहले पार्ट में सैम ने निकोलास को मार दिया था तब उस वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर यहाँ इंग्रिड जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था उसकी मदद से सैम सेडानो को पकड़ लेता है, और अगले दिन न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि यूएस ने सेडानो को पकड़ लिया है, जिसके बाद सेडानो के सारे काले धंधे पब्लिक को दिखाए जाते हैं। अब यहाँ भले ही सैम ने सेडानो को पकड़ लिया था, लेकिन मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मन जिसे हमने ट्रेन में देखा था उसके पास आखिरी ND-133 स्टोरेज डिवाइस थी, और उसमें मौजूद स्मॉलपॉक्स के वायरस को वो लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रिलीज़ करने वाला था। अब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि नॉर्मन ऐसा क्यों कर रहा है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप गेमिंग जुड़े वो वीडियोस देख पाएँ जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ एजुकेट भी करेगी और साथ ही आपको अपडेट भी रखेगी। नॉर्मन ये काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो इंडोनेशिया के फेवर में था, बल्कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्हीं के मिशन पूरा करने के दौरान उसने अपना एक पैर खो दिया था। फिर सैम एयरपोर्ट में एंटर करता है, जिसके बाद वो नॉर्मन और उसके सारे टेररिस्ट ग्रुप को मार देता है जो उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड के भेस में थे, और बम को डिटोनेट होने से रोकने के लिए वो मेंटेनेंस वर्कर का भेस बदलकर बम लेके जाता है और 2 पुलिसमैन के पीछे रख देता है। और जैसे ही वो 2 पुलिसमैन बम को देखते हैं, वो तुरंत एयरपोर्ट खाली करवा के लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के बम स्क्वाड को बुलवाते हैं,
जिसके बाद एक ऑटोमेटेड व्हीकल आता है जिसमें रीइंफोर्स्ड स्टील थे और उस डिवाइस का कंट्रोल एक्सप्लोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी स्प्लिंटर सेल पेंडोरा टुमारो की। और दोस्तों ये गेम अपने पिछले पार्ट से थोड़ा सा एनहांस है। इस गेम में हल्के से ग्राफिकल इंप्रूवमेंट किए गए हैं और इसके गेम प्ले में कुछ माइनर से चेंजेस किए गए हैं, जहां हमें हेल्थ किट ऐसा इन्वेंट्री देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ सैम के पिस्तौल में लेज़र साइट भी ऐड किया गया है ताकि प्लेयर मूव करते वक्त उसको अच्छे से यूज़ कर सके। यहाँ पर सैम बॉडी कैरी करते वक्त ही मूव कर सकता है और उल्टा लटक के भी फायरिंग कर सकता है। दोस्तों इस गेम के कुछ मिशंस में टाइमर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, जहां प्लेयर को उस टाइम लिमिट के अंदर ही उस मिशन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है और इस बार इस टाइमर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों गेम खेलते वक्त ये टाइमर उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा, बस ये टाइमर प्लेयर को फोर्स करता है कि वो गेम को और भी एक्यूरेसी से खेलें। यहाँ सैम के पिस्टल में OCP यानी कि ऑप्टिकली चैनल पोटेंशिएटर ऐड किया गया है ताकि वो छोटे से स्पेस की मदद से देख सके। ये सब के अलावा इसमें कुछ नए वेपन्स और कुछ नए मूव्स भी ऐड किए गए जो मुझे काफ़ी सही लगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस गेम को एंजॉय करेंगे और अगर आप लोगों ने इस गेम को खेला है तो नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, उसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही गेमिंग जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए माय डेयर बिट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे साथ सोशल अकाउंट में फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।